जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अभी जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं उसमें हमने क्वाड्रेटिक कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी हो तो उस द्विघात समीकरण को बिना सॉल्व किए कैसे पता लगाएं कि उस द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, दी गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इस बात का पता किस तरीके से लगाया जाए, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की अभी तक। तो उसमें हमने विविक्तकर की बात पढ़ी थी कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। यही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि दिए गए समीकरण के मूल जो होंगे, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे मतलब रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वास्तविक या काल्पनिक, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, ठीक, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, यानी परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। कहने का मतलब है कि पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने ये सीखा था कि किस तरीके से हम किसी भी दी गई द्विघात समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल कर उस वैल्यू को देखकर उसको एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति यानी प्रकृति कैसी होगी। ठीक, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब उसके बाद कुछ एक आध चीजें और हैं वो जान लें हम, फिर उसके बाद सवालों पर पहुंचे। जैसे एक चीज है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जैसे कोई एक आपको द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a, b और c क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है। और अगर इसके मूल मान लीजिए क्या है, अल्फा और बीटा, तो एक बात आती है कि किसी भी द्विघात समीकरण के गुणांकों और इन मूलों में क्या संबंध होता है, यानी कोई ऐसा कंडीशन जिसमें ये मूल भी आ जाए और ये गुणांक भी आ जाए। तो आप पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूले के तौर पे आप पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अगर गुणांक और मूलों के बीच में संबंध की बात की जाए तो वो संबंध यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मूल है, अल्फा और बीटा मूल है और बी और ए क्या है, गुणांक है। तो यानी ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो गुणांकों और मूलों में संबंध जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन इसको आपने अभी तक एज फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आपने याद किया है कि मूलों का योगफल इतना होता है, मूलों का गुणनफल इतना होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूला कैसे आया या कह लीजिए ये रिलेशन कैसे आया, उसी बात पे हमको जो है यही चीज हमको देखनी है। तो क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, इसके गुणांकों और मूलों के बीच में संबंध स्थापित करने हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करें, इस समीकरण के मूल हम मान लें अपनी तरफ से कुछ। समीकरण आपका क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लीजिए, माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। हमने मान लिया कि समीकरण के मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा है। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का अगर कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा यानी x की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और समीकरण का हल जिसे आप x का मान कहते हैं वो x का मान एक्चुअली क्या होता है, x का मान जो होता है वो समीकरण के मूल होते हैं।
यहाँ पर x के 2 मान है, यहाँ पर x के कितने मान है? 2 मान है, माइनस भी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। जब प्लस आप लेंगे तब एक वैल्यू मिलेगी, जब माइनस लेंगे दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज हैं, जब x के 2 मान है तो इसका मतलब, और x क्या है? समीकरण के मूल, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं? x के जो 2 मान आपको मिले हैं ये दोनों एक्चुअली में क्या हैं? ये दोनों एक्चुअली में हैं समीकरण के मूल। और अगर ये समीकरण के मूल हैं तो इसका मतलब एक प्लस वाला अल्फा हो जाएगा और माइनस वाला बीटा की वैल्यू। दिस इंप्लाइज, अगर ये x की वैल्यूज हैं तो इसका मतलब x की इन 2 वैल्यूज में से एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई एक अल्फा हो गया और दूसरा क्या होगा? बीटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आप जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a आपको कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये और ये कट गया, देखिए सेम चीजें हैं, प्लस और माइनस कट गई। माइनस बी और माइनस बी क्या हो गया? माइनस का 2b अपॉन 2a, और ये आपका क्या रहा? अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया होगा यहां तक? ये 2 से 2 कट गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का b अपॉन a। देखिए यही फॉर्मूला होता था, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, जो अल्फा प्लस बीटा होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी? माइनस बी अपॉन ए। तो वो देखिए हम लेकर आ गए। एक द्विघात समीकरण है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहता है कि x की वैल्यूज इतनी होंगी, x की 2 वैल्यूज हैं, इन 2 वैल्यूज में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अल्फा और बीटा को अलग अलग लिख लिया, उसके बाद अल्फा समीकरणों को जोड़ देंगे तो मूलों का योगफल आ गया। इसी तरीके से इन समीकरणों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? मूलों का गुणनफल। देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, लिखें इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a डॉट माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मल्टीप्लाई हो गया अल्फा डॉट बीटा। यहां देखिए नीचे 2a और 2a का मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जरा पहले देखिए, माइनस बी माइनस का b प्लस इतना, और यहां पे माइनस का b माइनस इतना, तो माइनस b को आप a कह दीजिए और इस रूट को b कह दीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस b, और ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस b, या एक्स वाई कह दीजिए। ये x कह दीजिए इसको और इसको y कह दीजिए। तो क्या लिखा? x प्लस वाई, और ये x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो जाएगा?
a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a मिलेगा तो 2a का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गया, माइनस और माइनस प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कट गया, ये स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, अल्फा बीटा कितना आ गया। देखिए यही होता था, मूलों का जो गुणनफल होता था वो c अपॉन ए आपने याद किया है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप c अपॉन कैसे आया। तो ये जो दो रिलेशंस हो गए, ये पहले से आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज कैसे होती हैं, ये बात आपने यहाँ पे साबित की, ये प्रूव किया। और दूसरी चीज अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा बीटा और ए बी सी इनमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के तौर पर भी आपने इसको प्रूव किया। ठीक है, तो ये बातें इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगली बात लिखते हैं, अगली चीज जो हम पढ़ेंगे, फिर से एक रिलेशन को प्रूव करेंगे। एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, हेडिंग डालेंगे एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त। एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। क्या मतलब है इस बात का? एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट का मतलब ये है कि दो इक्वेशंस आपके सामने आपके पास दे रखी हों और उन दोनों इक्वेशन में दोनों ही दो द्विघात समीकरणें दे रखी हों, उन दोनों ही इक्वेशंस में एक मूल यानी एक रूट कॉमन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जैसे मतलब दो इक्वेशन, एक समीकरण एक है और दूसरी समीकरण दो है, तो इस समीकरण के दो मूल निकलेंगे, मान लीजिए अल्फा बीटा निकले, तो इस समीकरण के जो दो मूल निकलेंगे उसमें एक कॉमन होगा, अल्फा गामा। इस तरीके से समीकरण मतलब दो समीकरण दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों में चार मूल आपको टोटल मिलेंगे, उनमें से एक कॉमन होना चाहिए। मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो पहली वाली के सोल्यूशन में भी आए और दूसरी वाली के सोल्यूशन में भी आए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस बात की शर्त क्या होगी, इस बात की कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन आपसे प्रूव करने को पेपर में आ सकती है, इसलिए ये जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है। तो एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आप क्या करें, दो समीकरणें मान लें, द्विघात समीकरणें, और उनमें एक मूल जो कॉमन होगा उसको मान लें। लिखेंगे माना दो द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या a1x, दो मानने हैं ना, तो इसको लिखें a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा मान लेंगे a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0।
माना द्विघात समीकरण a1x² + b1x + c1 बराबर 0, a2x² + b2x + c2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हमने मान लिए दोनों। अब हमसे कहा गया कि दोनों द्विघात समीकरणों के में एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त मतलब एक रूट दोनों में कॉमन हो, इस बात की क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले तो कंडीशन निकालने के लिए हम एक कॉमन रूट मान लें, ठीक। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नहीं बनाइए। क्या करें हम, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर दो दो मूल मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है, दो दो रूट्स मिलेंगे। इन दोनों रूट मतलब जितने भी टोटल रूट्स मिलेंगे उसमें एक रूट कॉमन हो, इस बात की कंडीशन हमको निकालनी है। तो एक रूट जो कॉमन होगा उसको हम कुछ ना कुछ मान लें। तो लिखेंगे माना उभयनिष्ठ मूल अल्फा है, लेट कॉमन रूट इज अल्फा। अगर उभयनिष्ठ मूल अल्फा है तो आप ये जानते हैं उभयनिष्ठ मूल होने का मतलब है, कॉमन रूट होने का मतलब क्या है, अल्फा इसका रूट भी है और इसका रूट भी है, मतलब अल्फा इसका मूल भी है और इसका मूल भी है। इसका मूल होने का मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर, हल करने पर जो दो मूल मिलते हैं वो दोनों मूल उस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक। तो हमने क्योंकि माना है कि इन दोनों ही समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल होगा जिसका नाम हमने अल्फा रखा है, तो क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों का है, तो फिर ये दोनों को संतुष्ट भी करेगा। तो एक बार अल्फा से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, एक बार अल्फा से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, देखिए क्या बनता है। ये लिखेंगे इसलिए अल्फा दोनों समीकरण 1 2 बना दीजिए, समीकरणों को करेगा। तो बारी बारी संतुष्ट कर, एक बार समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 में अल्फा रख दीजिए x की जगह, तो क्या बनेगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, अल्फा से दोनों को सेटिस्फाई करा दिया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में जरा वज्र गुणन विधि लगा लीजिए। समीकरण 3 तथा 4 में वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए कैसे लगाएंगे। अल्फा स्क्वायर को ऐसे ही लिखिए, अपान में क्या होगा, क्या करते हैं इन चारों कोफिशिएंट्स को नीचे लिख लेते हैं, इन चारों गुणांकों को लिख लेते हैं ऐसे ही, b1 b2 c1 c2, अल्फा लिखिए। अल्फा के बाद क्या आ रहा है c1 c2 a1 a2 और 1 लिखिए। 1 लिखेंगे तो a1 a2 और b1 b2, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो क्या लिखेंगे अगले उस पे लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो जाएगा। अब क्या करें, बारी बारी से दो दो को ले लीजिए, पहला दूसरा ले लीजिए। पहले तथा दूसरे पद से
इसको जब लेंगे तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C1A2 माइनस C2A1। देखिए अल्फा से अल्फा का स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, B1C2 और अपॉन C1A2 माइनस C2A1। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 5। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की एक और वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे और तीसरे को यूज करके। दूसरे तथा तीसरे पद से दूसरा तीसरा पद क्या कहता है, अल्फा अपान C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, अल्फा बराबर C1A2 माइनस C2A1 उधर चला गया ऊपर, और नीचे जो था वो लिखा रहा A1B2 माइनस A2B1। समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 भी अल्फा की वैल्यू है, समीकरण 6 भी अल्फा की वैल्यू है, तो दोनों समीकरणों को इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अल्फा बराबर अल्फा तो इतना बराबर इतना। क्या हो जाएगा, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये और ये सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो लिखेंगे C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा ये A1B2 माइनस A2B1 और B1C2 माइनस B2C1। ये है आपकी कंडीशन। इसमें देखिए क्या है, जो दो समीकरणें आपको दे रखी थी द्विघात समीकरण जिनमें कॉमन रूट होने की कंडीशन निकालनी थी, उन दोनों समीकरणों के गुणांक हैं A1B1C1 A2B2C2। आपसे कहा गया कि उन दोनों समीकरणों में अगर एक रूट कॉमन हो तो उस रूट के कॉमन होने की कंडीशन क्या होगी, मतलब क्या ऐसा होगा कि जिसको हम देख के कह दें कि हाँ इनमें एक रूट कॉमन है, का रूट निकालना ना पड़े। तो कंडीशन ये है, आप क्या करेंगे, दो समीकरणें जो दे रखी हैं उसमें से A1 दोनों समीकरणों के गुणांक निकाल लेंगे, उन गुणांकों को यहां रख देंगे, इस ये फॉर्मूला है मान लीजिए, इसमें रख देंगे। अगर वो गुणांक यहां पर रखने पर ये समीकरण सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये जिस समीकरण के गुणांक हैं उन समीकरणों में एक रूट कॉमन होगा। ठीक है, A1B1C1 A2B2C2 की वैल्यूज आप उठा के यहाँ पर जब रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट होने पर अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब आप कह देंगे कि ये गुणांक जिन समीकरणों के हैं उन समीकरणों में एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी एक रूट कॉमन है। तो किन्हीं भी दो समीकरणों में, किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन होने की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है, C1A2 माइनस C2A1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है बस। तो एक रूट के कॉमन होने की ये कंडीशन है। ठीक, अब इसी तरीके से एक और बात बनती कि दोनों रूट्स कॉमन हो। दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब क्या है, दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब यह है कि दो समीकरण दे रखी हैं, तो पहली समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो दूसरी समीकरण के मूल भी अल्फा और बीटा ही हों। ठीक, तो ऐसा करने के लिए इसकी भी शर्त आपको निकालनी है
कि आप कंडीशन निकालिए, आप शर्त निकालिए इस बात के लिए कि दो द्विघात समीकरणों में दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों रूट्स कॉमन हो। इस बात की क्या कंडीशन होगी, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम अगला टॉपिक लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली बात क्या आएगी? अगली बात आएगी दोनों मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त। दोनों मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स। ठीक है, दोनों मूल अगर उभयनिष्ठ हो तो इस बात की क्या शर्त होगी? तो इसके लिए हम क्या करें, फिर से वही दो समीकरण मान लीजिए। माना द्विघात समीकरण क्या क्या है, वही सेम a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 हैं, तथा इनके उभयनिष्ठ मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक, दो इक्वेशंस हमने मान ली और हमने मान लिया कि इनके उभयनिष्ठ मूल जो है अल्फा और बीटा, क्योंकि कहा गया दोनों ही मूल उभयनिष्ठ हो, तो दोनों ही मूल क्या है, अल्फा बीटा, यानी इसके मूल भी अल्फा बीटा है और इसके मूल भी अल्फा और बीटा है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इक्वेशन 1 जो है, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हैं तो इस समीकरण 1 के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब समीकरण 1 में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर निकालें हम, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उभयनिष्ठ मूल है तो अल्फा बीटा इसके मूल भी है, इसके मूल भी है, तो अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस का b1 अपॉन a1, समीकरण नंबर 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c1 अपॉन a1, समीकरण नंबर 4 हो गया। c1 अपॉन a1। इसी तरीके से अल्फा बीटा समीकरण नंबर 2 के मूल भी हैं, तो समीकरण 2 के लिए भी मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का इस बार b2 अपॉन a2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c2 अपॉन a2, समीकरण नंबर 6। अब जरा देखिए, समीकरण 3 और 5 दोनों ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हैं, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं आपस में। समीकरण 3 व 5 से माइनस का b1 अपॉन a1 और बराबर माइनस का b2 अपॉन a2। भाई अल्फा प्लस बीटा LHS LHS बराबर, तो RHS RHS बराबर कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, a1 उधर ले जाइए, b2 इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा उधर, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, समीकरण नंबर 7 हो गया।
इसको और इसको जब हमने तुलना किया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। अब 4 और 6 देख लीजिए, 4 में भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और 6 में भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, यानी दोनों ही सेम है। तो समीकरण 4 और समीकरण 6 में जब अल्फा बीटा सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 और 6 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 क्या हो जाएगा, C1 अपान A1 इक्वल टू C2 अपान A2। फिर वही करिए, A1 को उधर ले जाइए, C2 को इधर लेके आइए, तो A1 अपान A2 बराबर C1 अपान C2, समीकरण नंबर 8 हो गया। समीकरण नंबर 7 कहता है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है, और समीकरण नंबर 8 कहता है कि A1 अपान A2 C1 अपान C2 के बराबर है। तो A1 अपान A2 जब दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो समीकरण इन दोनों को यूज करेंगे एक साथ, समीकरण 7 तथा 8 से क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये हो गया आंसर। अब ये आंसर क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे। हेडिंग आपकी है दोनों मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट्स। अगर कोई दो द्विघात समीकरण दे रखी हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इन इक्वेशंस में दोनों रूट्स कॉमन होंगे, इस बात की ये कंडीशन है। तो अगर दो समीकरण दे रखी हों और आपको पता लगाना हो कि इनमें दोनों रूट्स कॉमन है या नहीं है बिना रूट्स निकाले, तो आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से A1 B1 C1 कंपेयर करके निकालेंगे, दूसरी से A2 B2 C2 कंपेयर करके निकालेंगे, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज यहां रख देंगे। अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 करने पर जो वैल्यू है वो तीनों अगर आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये कंडीशन किस बात की है, इसका अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आप कह देंगे कि दी गई जो समीकरण हैं, जो दी गई इक्वेशंस हैं, उनके दोनों ही रूट्स आपस में कॉमन है। ठीक बात। तो ये दोनों मूलों के उभयनिष्ठ यानी कॉमन होने की शर्त है। ठीक है, ये इतनी चीजें हुई जिनको आप फार्मूला कह लीजिए या जो भी कहिए, ये इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद अब आपका आएगा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम कुछ मतलब अब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सवालों को शुरू करते हैं जरा। अब सवालों को शुरू करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितनी बातें आपने पिछली क्लास में और इस क्लास में पढ़ी हैं वो बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। पिछली क्लास में b² - 4ac के माध्यम से b² - 4ac के थ्रू किस तरीके से हम ये जानते हैं कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा होगा। तो वो सारी कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा कि कब मतलब ऐसा क्या होता है b² - 4ac की किस वैल्यू पर जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, किस पे इमेजिनरी होते हैं, किस पे रेशनल होते हैं, किस पे इरेशनल होते हैं, किस पे इक्वल होते हैं, किस पे डिफरेंट होते हैं। ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए जिस तरीके से आपको समझाई गई थी। ठीक, तो आइए हम सवालों को लगाया जाता है। कोई सवाल लिया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन है x² - 4x + k = 0। x² - 4x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो k का मान। वास्तविक तथा भिन्न का मतलब क्या है, रियल और डिफरेंट।
ठीक है, आपसे कहा गया एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और कहा गया इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे और भिन्न होंगे यानी कि डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो के की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दी गई इक्वेशन की कंपेयर करेंगे किसके साथ, दी गई इक्वेशन की कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू k। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि k की वैल्यू जो निकालनी है वो मूलों के किस नेचर पर निकालनी है। मूलों का जैसा नेचर होगा वैसी कंडीशन हम यहां पर यूज करेंगे। हमसे कहा गया है कि मूल यानी रूट जो होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक का मतलब रियल होंगे और भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। तो अब आप दिमाग पे अपने जोर डालिए और याद करिए कि वास्तविक और भिन्न होने की कंडीशन क्या थी। और याद ये नहीं करेंगे कंडीशन क्या थी, याद ये करेंगे कि इसका थॉट प्रोसेस है क्या, किस तरीके से हम वास्तविक और भिन्न होने की कंडीशन में पहुंचेंगे। तो फॉर्मूला आपको एक ही बताया गया था, सारी कंडीशंस आपने इसी से निकाली थी। इसको देखकर आपने सारी कंडीशंस निकाली थी। तो इसको देखकर अगर आपको कंडीशन नहीं याद आ रही तो इसके माध्यम से आप कंडीशन निकाल लीजिए। मूल, पहली बात, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक होंगे तो वास्तविक होने का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। मूलों के वास्तविक होने का मतलब क्या है, मूलों के वास्तविक होने का मतलब यह है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी। अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो मूल वास्तविक है, इस बात का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अगर मूल वास्तविक हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा कैसा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। और भिन्न है, इसका मतलब यह है कि प्लस और माइनस के बाद, प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ना कुछ होगी, कि कुछ ना कुछ होगी तभी माइनस बी में जुड़ने पर कुछ और वैल्यू मिलेगी और माइनस बी में माइनस करने पर कुछ और वैल्यू मिलेगी। दोनों स्थितियों में जब अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो रूट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ आप इतना कह देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो ये इन दोनों बातों को अपने में समाहित कर लेती है। ये मैंने फिर से समझाने की कोशिश की है ताकि मैं एक पूरी क्लास में समझा चुका हूं, कंडीशंस लिखवा चुका हूं। आप पीछे जाइए, पन्ने पलटिए और उसमें देखिए। समझाने के लिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया कि अगर मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न है तो क्या कंडीशन होगी। वास्तविक होने के लिए जरूरी है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ी हो। तो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा वास्तविक होने के लिए। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसका कुछ ना कुछ मान मिलेगा और वो जो भी वैल्यू मिलेगी वो माइनस बी के साथ जब प्लस में ली जाएगी तो एक रूट मिलेगा और वो वैल्यू जब माइनस बी के साथ माइनस में ली जाएगी तो दूसरा रूट मिलेगा और दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि एक बार प्लस करने पे मिल रहा है, एक बार माइनस करने पे मिल रहा है, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे यानी कि भिन्न होंगे। यानी यही इतनी बात बस कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, ये इसके लिए भी पर्याप्त है और इसके लिए भी पर्याप्त है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर बोथ। ठीक, तो अब हम यही करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्योंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न हैं, इसलिए कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू k और ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका 16, ये हो गया माइनस का 4k इज ग्रेटर देन 0। माइनस का 4k बना रहा, ग्रेटर देन 16 उधर चला गया, माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा, k इज ग्रेटर देन 4। k की वैल्यू निकालनी थी, यही आ गया, k इज ग्रेटर देन 4, इसी में वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन में। बात समझ में आई, इस तरीके से सवाल लगाए जाएंगे।
ठीक है, मतलब कहने का है कि एक समीकरण आपको दे रखी होगी और समीकरण के साथ कंडीशंस दे रखी होंगी, मूल कैसे हैं, मूल जैसे हैं वैसी कंडीशन आप पहचान के लेकर आइए। आपके पास लिखी हुई हैं पीछे, नकल टीप सकते हैं लेकिन नकल ना मारिए। हर बार कंडीशंस की एनालिसिस इस तरीके से करिए तो जो आपने लिखा था वो आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए, कि जैसे मूल हो वैसे मूल आप यहां से निकालने की कोशिश करिए इस फॉर्मूले से। जब इस फॉर्मूले से मूल जिस तरीके के दिए होंगे उस तरीके के मूल यहां से आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन आपको ऐसी जो भी होगी वो अपने आप मिल जाया करेगी। ठीक, इस तरीके से हम सवालों पे सोचते हैं, सोचा जाता है, और इसी तरीके से आप सवाल लगाइए। तो जितनी चीजें आज करवाई गई उनको रिवाइज करिए और जो पैटर्न बताया गया उस पैटर्न पे अपनी बुक से सवाल लगाइए। बाकी कुछ क्वेश्चन अब इसके लगाए जाएंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर द्विघात समीकरण के अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।